हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है वो आरोह भाग 1 समाप्त कर चुके हैं। आरोह भाग 2 भी समापन की ओर है। केवल 1-2 रचनाएं ही हैं जो हमारी शेष हैं। और कल हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आपके पाठ्यक्रम में जो भूमिका दी हुई है वहां से कौन से प्रश्न कैसे बन सकते हैं उन सब पर भी मैंने आपको बहुत विशेष रूप से बताया है, आपका ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो एचटेट की परीक्षा आजकल दे रहे हैं, एचटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप जो है वो कौन कौन से प्रश्न यहाँ से तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। पहलवान की ढोलक हो या फिर फणीश्वर नाथ रेणु का जो भूमिका इत्यादि है, उसका जीवन परिचय इत्यादि है, वहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहलवान की ढोलक कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक। ये प्रकाशित हुई थी 1944 में। ठीक है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की दूसरी कहानी थी। जैसा प्रश्न आ रहा है एचटेट में, यहाँ मतलब संगत असंगत में इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि ये फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी थी, लेकिन आप पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए कि ये फणीश्वर नाथ रेणु की दूसरी कहानी थी। पहली कहानी इनकी वट बाबा थी जो प्रकाशित तो 1944 में ही हुई थी, लेकिन ये दूसरी कहानी है पहलवान की ढोलक जो 1944 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी और ये विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक कलाकार की जो दशा है वो किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है समय के साथ साथ, उसके आदर मान सम्मान में कैसे कमी आ जाती है, कैसे वृद्धि होती है, वो सारी एक एक घटना चक्र यानी जो है वो दर्शाया गया है कि समय कैसे बदलता है इंसान का। तो वो चीज बताई गई है इसमें। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। किसकी रात थी? अमावस्या की रात थी। पूर्णिमा की रात यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर आपका क्या आ सकता है? पूर्णिमा की रात थी, लेकिन आप इसको बहुत गौर से ध्यान में रखेंगे कि यहाँ कौन सी रात थी। यहाँ पर अमावस्या की रात की बात हो रही है, पूर्णिमा की रात की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव जो है वो भ्रयार्थ शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। भ्रयार्थ मतलब पूरी तरह से जो है वो बीमारी से जैसे बच्चे कांपते हैं। तो पूरी पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। मतलब कि क्या है, गांव के अंदर पूरी तरह से बीमारी फैल चुकी है, लोग जो है वो मरणासन है। ऐसी स्थिति का जिक्र जो है वो इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु कर रहे हैं। ठीक है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। देखिए, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका मानवीकरण कर दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या कर दिया गया है? मानवीकरण कर दिया गया है। और यहाँ पर आपकी प्रयोजनवती लक्षणा है, इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने आपको रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, ये सब चीजें करवाई नहीं है। जब मैं आपको करवा दूंगी तो आप स्वयं इन चीजों को जानने और समझने लग जाएंगे। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। देखिए, सब जगह जो है वो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और यहाँ प्रकृति का कैसा रूप प्रकट हो रहा है, प्रकृति का आलंबन जो है वो रूप यहाँ दर्शाया गया है। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। यानी कि तारे के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो पृथ्वी पर आकर के रो रहे बिलख रहे लोगों को सांत्वना दे सकता, उसमें भी इतना धैर्य नहीं था। ठीक है, और अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का करंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी
निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। निस्तब्धता क्या होती है? जब पूर्णतः खामोशी छाई हुई हो, उसको क्या कहा जाता है? निस्तब्धता कहा जाता है। ठीक है, गांव की झोपड़ियों से कहराने और कह करने यानी उल्टियां आ रही थी लोगों को, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। मतलब जब लोग उल्टियां कर रहे थे, बार बार उनको डायरिया पेचिश हो रहा था, तो उस समय की ये दुर्दशा क्या हो रही थी उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। बच्चे भी कभी कभी निर्मल निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, कि वहां जो है वो उल्लास नहीं था, केवल और केवल करुण करंदन था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के धुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर बेचारे पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कि देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि केवल मानवों में ही नहीं, मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी संवेदना होती है। वो भी हर मार्मिक स्थिति को समझते हैं। यहाँ कुत्तों को भी पता लग गया है कि गांव के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो भी बेचारे मन मार करके एक जगह गठड़ी से बंद करके पड़े रहते हैं। ठीक है, रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा। देखो कितना, मतलब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो कौन सा बिंब है, यहाँ पर ध्वनि बिंब का जो है वो प्रयोग किया गया है लेखक के द्वारा। यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये चट धा गिड़धा किस मतलब क्या भाव प्रकट कर रहा है? तो ये भाव प्रकट कर रहा है आजा भिड़ जा। इस तरह की आपके यहाँ पर कई ध्वनियां आपको मिलेंगी ढोलक की, और वो सारी आपको याद करनी होंगी कि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है और आगे भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बना हुआ है और आगे भी बन सकता है, इसलिए आपके लिए यहाँ से चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बीच बीच में चटक चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, या ये चटाक चटधा जो है ये क्या है? उठाकर पटक दे। चटधा गिड़धा आजा भिड़ जा, और चटाक चटधा चटाक हे भगवान, ये क्या था? आजा भिड़ जा। ठीक है, तो इस तरह की ध्वनि यहां से निकल रही थी। क्या हो गया इसको? यानी कि बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। देखिए तीन चीजें तो यहीं पर आ गई हैं, वो सारी आपको याद करनी होंगी। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का क्या नाम था? लुट्टन सिंह पहलवान था। पहलवान का क्या नाम था? लुट्टन सिंह पहलवान था। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, यानी कि सारे देश के लोग जानते हैं, किंतु होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ करके चल बसे थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लुट्टन के माता पिता की मृत्यु कब हो गई थी? जब वो कितने साल का था? 9 ही साल का था। अना और सौभाग्यवश उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सा माँ बाप का अनुसरण करता, मतलब कि वो भी चल बसता इस संसार से। विधवा सास ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण धारोषण मतलब ताजा जो धारों से निकला हुआ दूध है तुरंत, वो पिया करता था, थन से निकला हुआ दूध, और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। मतलब कसरत उसने कोई पहलवानी के शौक में नहीं करी थी, बल्कि उसकी सास पर लोग जब अत्याचार किया करते थे तो उन लोगों से बदला लेने के लिए उसने स्वयं को क्या बनाया था? बलशाली बनाया था। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को क्या कर दिया था? सुडौल और मांसल बना दिया था।
जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर मेले में गया। यहाँ भी पूछा जा सकता है, श्यामनगर के स्थान पर यहाँ पर हो सकता है बलराम नगर आ जाए, क्योंकि बलराम नगर मेले की बात भी फणीश्वर नाथ रेणु की ही कहानी में की गई है। और वो कहानी कौन सी है? लाल पान की बेगम। तो यहाँ पर श्याम नगर के स्थान पर बलराम नगर आपके पेपर में हो सकता है। तो ध्यान में रखिए, श्याम नगर की बात हो रही है पहलवान की ढोलक में। ठीक है। पहलवानों को कुश्ती और दांवपेच देख करके उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चांद सिंह। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जो शेर का बच्चा था उसका नाम क्या था? चांद सिंह था। वो भी एक पहलवान था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह, और जो ये चांद सिंह था इसके गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। आप ऐसे याद रख सकते हैं, चांद बादलों के पीछे छिप जाता है, यानी इस तरह से आप इसको कोई ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। पंजाब से था भाई ये बादल सिंह। बादल कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री थे ना बादल सिंह। तो इस तरह से आप चीजों को थोड़ा सा जोड़ जाड़ के याद कर सकते हैं। पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबरा जाते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें ही कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, भाई मेरे से मरने आ रहा है, ये बात जो है सोचकर वो मुस्कुराया और फिर बाज की तरह जो लुट्टन पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। सारे बोले पागल है पागल, किससे लड़ने के लिए आया है, अब मरेगा ये तो। पर बहारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल करके उठ खड़ा हुआ और पैंतरे दिखाने लगा, क्योंकि उसने भी कुश्ती सीख रखी थी। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया कि देख, मरने की, बेवजह मरने की या अपने मौत को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दे इस दंगल को। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। ये कौन कहता है जाओ मेला देखकर घर जाओ? राजा साहब कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो है वो कहता है लुट्टन कि नहीं साहब, हम तो लड़ेंगे। लुट्टन क्या कहता है कि नहीं साहब, हम तो लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो लड़ूंगा। वो राजा कहता है पागल हो गया है तू, चला जा यहाँ से। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसको धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, समझ ले कि तेरे शरीर में तो जान है नहीं और बात कर रहा है कि तू चांद से लड़ेगा। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे लड़ने दो, मुझे कंपटीशन करने दो इससे, तभी तो पता चलेगा ना कि मैं जो है इससे लड़ सकता हूँ। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमात क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियां बरसा रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला रहा था। वो कह रहे थे कि उसको लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। उसको लग रहा था कि मेरे सामने कौन आ सकता है, मैं तो इस एरिया का सबसे बड़ा पहलवान हूँ। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी। बोला कोई बात नहीं, भी लड़ना चाहता है तो लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैल गई। कोलाहल पूरी तरह से, मतलब शोर शराबा बढ़ गया। मेले के दुकानदार जो थे वो दुकान बंद करके और कुश्ती देखने के लिए आ गए।
ठीक है, कि चांद और की कुश्ती हो रही थी लुट्टन की। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, मतलब इसका इसकी क्या बात थी कि में क्या दिखा रहा था उसमें कि पटक दे, कुछ ऐसा था उसमें। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वहां पट्टे वहां पट्टे। मतलब ये सारी चीजें भैया आपको याद करनी पड़ेगी कि चटदा गिड़दा का क्या मतलब है। ठीक है, ढाक ढीना इसका क्या मतलब है। और इसके लिए आप एक इसको पेज पर लिख लेना। ठीक है, पेज पर लिख करके कोई ट्रिक बनाना, और फिर तभी आपको ये याद हो पाएंगी। यदि आप सोचें कि हम तो यहाँ से इसको इस तरह से याद कर लेंगे तो असंभव ही है, और प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। ठीक है, लुट्टन ने चांद को कसकर दबा लिया था। अरे गया अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना, इसका अर्थ ये जो है वो निकल रहा है। ठीक है, लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डाल करके चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत जो है वो बहुमत चांद के पक्ष में था, सारे के सारे चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के इस पक्ष में सिर्फ और सिर्फ क्या थी, ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकट तिन्ना, धाक धिना तिरकट तिन्ना। और लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा कि ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। मतलब ये बात उसको, मतलब भावों को देखिए, भावों की और ढोलक की ताल की किस तरह से मतलब सामंजस्य इनका किस तरह से बिठाया गया है, अपने आप में ही एक ये बहुत बड़ी मतलब कलाकारी है फणीश्वर नाथ रेणु की, है ना। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन जो है वो दाव काट करके बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बाहरे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज रहा, चटाक चटदा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धक धीना, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय लगाई, किसी ने महावीर की लगाई, कुछ राजा श्यामनंद की जय ध्वनि कर रहे थे। अंत में सम्मिलित जैसे जय घोष पूरा आकाश जो है वो गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को उन्होंने श्रद्धा पूर्वक नमन किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे तू कर क्या रहा है, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगा लिया और बहुत खुश हुए। बोले, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। बेचारा चांद सिंह रोने लगा, हार उससे बर्दाश्त नहीं हुई। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए नियुक्त कर लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। ठीक है, राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। कहा कि हुजूर ये तो जो है वो निम्न जाति का है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है कि हमें इसको नहीं रखना चाहिए। राजा साहब मुस्कुराते हुए सिर्फ इतने ही बोले, उसने क्षत्रिय का काम किया है कि चाहे वो निम्न जाति से, लेकिन काम तो क्षत्रिय का किया है भाई उसने। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन मिलने लगा, व्यायाम करता था, राजा उससे बहुत प्यार करते थे। पूरी प्रसिद्धि उसकी क्षेत्र में हो गई और पूरा मतलब उसका नाम चमक गया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सारे पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया, सबको हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक करके लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया।
चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ कहने वाले सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहनता था, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले, आप 1.5 शेर और बैठ जाता, कि 1.5 शेर आने दे और खाने लग जाता बड़े मस्ती मस्ती से मजे से। 2 शेर रसगुल्ला को उदरस्त करके यानी पेट में डाल करके, मुंह में 8-10 पान की गलोरियां ठूस करके, ठुड्डी को पान के रस से लाल करके, और चाल से बड़ी मेले में घूमता अपनी चाल से मस्ती में। मेले से दरबार लौटने के समय उसका अजीब हुलिया रहता, आंखों पर रंगीन अबरब का चश्मा होता, हाथ में खिलौने नाचते, मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ आता, हंसता हुआ वापस जाता था। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। मतलब कि शारीरिक बल तो था लेकिन अकल ज्यादा नहीं थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वे अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि उससे कोई लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते थे। इसलिए वे निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछालकर अपने आप को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर उसको मुस्कुराते रहते थे। इसी तरह 15 साल बीत गए। ठीक है, पहलवान अजय रहा, उसको कोई हराने वाला था ही नहीं। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास बेचारी पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। ठीक है, देखिए यहां तक कर लेते हैं। आगे जो है वो कल के व्याख्यान में हम करेंगे। बहुत लंबी कक्षा हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इस कहानी को पूरा करेंगे। क्या आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। जय हिंद, जय हिंदी।